नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में महागठबंधन से कांग्रेस को मिली 9 सीटों में क्या कांग्रेस उन 9 सीटों के लिए सामने वाले प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में सक्षम होगी या नहीं? इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आप। क्या तैयारी है इन 9 सीटों पर कांग्रेस की? क्या सक्षम होगी मुकाबला करने में? देखिए, कांग्रेस की तैयारी पूरी है। कांग्रेस 9 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है जी। लालू यादव कांग्रेस और लेफ्ट में जो समझौता हुआ है उसके तहत आरजेडी 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर और लेफ्ट पार्टियां 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी। 9 सीटें जो कांग्रेस को मिली है और जो 9 सीटें कांग्रेस ने स्वीकार किया है, उसको देखकर, उसका आकलन करके ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हार की पूरी स्क्रिप्ट लालू यादव ने लिख दी है। 9 सीटें, जिन सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की बात स्वीकारी है, उसका इतिहास और उसका भूगोल देखिएगा और उसका वर्तमान जो देखिएगा तो पता चलेगा कि इन सीटों पर, कई सीटों में कांग्रेस कितनी कमजोर है। अब देखिए, जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत थी इस बार, जहां उसके प्रत्याशी थे, वे सीटें उन्हें नहीं मिली, और जहां उसके प्रत्याशी नहीं थे, लड़ने के लिए वे 9 सीटें उन्हें मिल गई। अब देखिए, ये किस राजनीति और किस रणनीति के तहत हुआ, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने बैठकर जब ये तय किया है कि इन इन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है, तो इन 9 सीटों में 3-4 सीट के अलावे मुझे कहीं नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं टिकने भी वाली है। जैसे जिस सीट पर वो मजबूत थी, जहां वो चुनाव लड़ सकती थी, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर आऊंगा वो 9 सीटें कैसे वहां हार की स्क्रिप्ट लालू यादव ने लिख दी है और कैसे कांग्रेस को उन्होंने मना लिया और कांग्रेस मान भी गई। अब देखिए, पूर्णिया वो सीट थी जहां कांग्रेस फाइट दे सकती थी। पूर्णिया में पप्पू यादव पूरी तैयारी में थे और पप्पू यादव ये तैयारी 1 साल पहले से कर रहे थे। उस पूर्णिया से पप्पू यादव 4 बार सांसद भी रहे हैं। गिरी स्थिति में जब उनकी माता निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी थी, शांति प्रिया, जब ये जेल में थे, तब भी 2.25 लाख मत आए थे निर्दलीय में। अब जबकि पप्पू यादव वहां पूरी तैयारी कर लिए, पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ी भी थी, वैसी स्थिति में पूर्णिया पर जबकि आरजेडी के पास कोई सक्षम कैंडिडेट नहीं था, फिर भी पप्पू यादव को वहां से हटाने के लिए जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखा गया, और पूरा बिहार भी देखा, पूरा देश देख रहा है, वैसी स्थिति में वहां कैसी स्थिति, तो पूर्णिया एक सीट जहां कांग्रेस जीत सकती थी, वो सीट तो उसने उसे छोड़ दिया, आरजेडी ने उसे छीन लिया। इसके बाद औरंगाबाद सीट, जो परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है, हालांकि पिछले बार भी उसे नहीं मिली थी और पिछले बार भी हार का सामना करना पड़ा था महागठबंधन को, इस बार भी उसे नहीं मिला, जबकि निखिल कुमार चुनाव लड़ने के लिए आतुर थे, उन्होंने अपना विरोध भी जता दिया है। तो अब ये औरंगाबाद की सीट थी जहां पे वो चुनावी लड़ाई जीत सकती थी। अब देखिए, बेगूसराय में कांग्रेस के पास एक प्रत्याशी था, कन्हैया कुमार, वो सीट उसे नहीं दिया गया, उस सीट से उसे हटा दिया गया। वो सीट जहां कन्हैया कुमार पिछला चुनाव लड़े भी थे और पूरे देश स्तर के वो नेता है, वहां वो चुनाव बन सकता था। यदि पूर्णिया में पप्पू यादव और बेगूसराय में कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते तो एक माहौल बनता, लेकिन तब राजनीति है। अब सुपौल जो क्षेत्र रंजीता रंजन का है, वो भी कांग्रेस को नहीं मिली, पिछले बार भी यहाँ से चुनाव लड़ी थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो 4 सीटें मजबूत स्थिति में थी कांग्रेस, उसको छोड़कर कमजोर सीटों पर क्यों समझौता किया, कमजोर सीटें क्यों ली, ये समझ से परे है। तो क्या कांग्रेस सिर्फ नंबर के खेल में फंस के रह गई? हाँ, यही मुझे लगता है कि कांग्रेस को 9 सीटें लड़ना था, कांग्रेस को 9 सीटें मिल गई, लालू यादव ने कांग्रेस को मना लिया, लेकिन वो 4 मजबूत सीटों के बजाय 4 कमजोर सीट ले लिए, और इससे कांग्रेस को कितना नफा नुकसान होगा, पार्टी कितना आगे बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। अब जैसे देखिए,
कांग्रेस की एक लड़ाई किशनगंज में है। किशनगंज में कांग्रेस लड़ाई देगी। पिछले बार भी वहां से एकमात्र बिहार में 40 सीटों में से एक सीट जो खाता खुला था महागठबंधन का, वो कांग्रेस ने ही खोला था। किशनगंज से वो मोहम्मद जावेद जो है वहां कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उन्होंने जीत हासिल की। इस बार भी वे वहां से प्रत्याशी कांग्रेस के होने जा रहे हैं। मास्टर मुजाहिद अंसारी को जदयू ने चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन वहां एक किशनगंज में कांग्रेस की लड़ाई है, क्योंकि वहां AIMIM भी चुनावी मैदान में आएगा। लेकिन अब देखिए किशनगंज की लड़ाई कैसी होती है। कांग्रेस RJD जब एक साथ मिलेगा तो किशनगंज में लड़ाई होगी। दूसरा सीट है जो मुकाबला होगा वो है कटिहार। कटिहार सीट भी RJD कांग्रेस को नहीं देना चाहती थी। वहां से तारिक अनवर चुनावी मैदान में उतरेंगे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो एक कटिहार जो सीट है, ये सीट ऐसा है जहां कांग्रेस फाइट दे सकती है। तो ये जो 9 सीटें हैं, उन 9 सीटों में से ये 2 सीट है जो कांग्रेस पूरा कांटे की टक्कर देगी। इसके अलावे वो 4 सीट और था जिसको मैंने पहले बताया, वहां कांग्रेस जोरदार मुकाबला कर सकती थी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब आइए किशनगंज कटिहार के अलावे जो सीट मिला है वो भागलपुर। भागलपुर से अजीत शर्मा चुनावी मैदान में उतरेंगे। अजीत शर्मा को लेकर एक ये माना जा सकता है कि अजीत शर्मा वहां फाइट दे सकते हैं। अजीत शर्मा 2 बार वहां से विधायक भी रहे हैं, भागलपुर शहर से, जहां उनकी जाति की भी संख्या कम है, भूमिहार जाति से आते हैं वो। और अजीत शर्मा 2 बार वहां बीजेपी को धूल चटा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि अजीत शर्मा को चुनाव लड़ने भी आता है। अजीत शर्मा चुनाव लड़के लोगों को हराते हैं, ये साबित भी उन्होंने किया है। तो एक भागलपुर में चुनावी मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा ये मुजफ्फरपुर की जो सीट है, इस पर से पिछले बार जो है वो ये मुकेश सहनी की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, वो महागठबंधन के तहत थे। तो इस बार जो मुकेश सहनी के प्रत्याशी थे उसे बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। अजय निषाद का टिकट कट चुका है। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस को सीट ये गई है। तो कांग्रेस, यदि विजेंद्र चौधरी का नाम आता है, वैश्य हैं कांग्रेस में, वो शामिल हुए थे, मजबूत नेता हैं, विजेंद्र चौधरी चुनाव लड़ना जानते हैं, विधायक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मुजफ्फरपुर में भी एक लड़ाई हो सकती है। लेकिन यहाँ चूंकि निषाद समुदाय भी अच्छा खासा में है, भूमिहार वर्ग की भी अच्छी खासी आबादी है, ऐसी स्थिति में RJD को और ये कांग्रेस को वहां मुकाबला मिलेगा NDA के तहत। तो ये एक कांटे की लड़ाई होगी। पिछले बार 4.25 लाख मतों से पराजित हुआ था महागठबंधन, तो ये भी देखने वाली बात है। अब पटना साहिब कांग्रेस को मिला है। पटना साहिब को लेकर आप जानते हैं पूरे बिहार में यदि कोई सीट है जो बीजेपी का सबसे सुरक्षित सीट है तो वो पटना साहिब है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में है, पिछले बार के वो सांसद हैं। इसके पहले शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से हुआ करते थे, उसके पहले CP ठाकुर भी हुआ करते थे। कई लोग जो है बीजेपी से यहाँ से सांसद रहे हुए हैं। तो ये सबसे सुरक्षित सीट है और यहाँ से ऐसा माना जा रहा है कि मीरा कुमार के जो पुत्र हैं अंशुल अभिजीत कुशवाहा, वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस का वो प्रत्याशी होंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, इंग्लैंड में पढ़ाई की है। वो कुशवाहा जाति से आते हैं क्योंकि मीरा कुमार की शादी कुशवाहा से हुआ है। तो दलित और कुशवाहा का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है और कांग्रेस का जो सहयोग मिले वो है। लेकिन पटना साहिब में लड़ाई बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल लड़ाई को आसान बनाना है। अब मुश्किल लड़ाई आसान बनती है कि नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए समस्तीपुर की सीट पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी होने वाले हैं, जिनकी चर्चा सबसे अधिक है, वो है वीके रवि तमिलनाडु पुलिस में वो DGP थे वहां के, वो भूतपूर्व DGP हैं और आए हैं अब चुनाव लड़ने। वीके रवि का चुनावी असर कितना रहता है,
जबकि यहाँ से पिछला चुनाव डॉक्टर अशोक राम लड़े थे, जी। तो डॉक्टर अशोक राम चुनाव लड़ने से मना कर मना चुके कर हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अशोक राम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका भी असर होगा। और यहाँ से जो लोजपा के खाते में ये सीट है, जो प्रत्याशी हैं शांभवी चौधरी, जो दलित हैं, अशोक चौधरी की जो जदयू के नेता हैं, अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनकी पुत्री हैं। तो शांभवी चौधरी और भूमिहार यानी कि किशोर कुणाल की बहू है। जी। अशोक चौधरी की पुत्री की शादी किशोर कुणाल के बेटे से हुआ है। हुई। तो इस हिसाब से दलित भूमिहार का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये समस्तीपुर में चोट करेगा। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो चुनावी मैदान में किसकी स्थिति भारी होगा, किसका पलड़ा भारी होगा, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। अब आइए पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जहां से चुनावी मैदान में डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, बहुत मजबूत नेता हैं भाजपा के, उनके खिलाफ पश्चिमी चंपारण से बात हो रही है शाश्वत केदार पांडे का चुनाव लड़ने का। शाश्वत केदार पांडे एक बार वाल्मीकि नगर से भी चुनाव लड़ चुके हैं, विजय नहीं हासिल हुआ। केदार पांडे के परिवार से आते हैं, तो शाश्वत केदार पांडे पश्चिमी चंपारण में कितनी लड़ाई देंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन वहां लड़ाई तो कांटे की है। अब आइए सासाराम। सासाराम में शिवेश राम बीजेपी के उम्मीदवार हैं। छेदी पासवान यहाँ से सांसद थे जी। छेदी पासवान का टिकट काट कर शिवेश राम को दिया गया है। तो जितना भी लोगों का विद्रोह था, जितना भी उनके प्रति आक्रोश होगा सांसद के प्रति, वो खत्म हो गया है। मुनी लाल के पुत्र हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, अच्छी खासी भाजपा में उनकी पकड़ है, तो अब वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की मीरा कुमार, जगजीवन राम की पुत्री, यहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं। अब समझ जाइए कि कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी बचा नहीं। अब ले देकर राजेश राम की बातचीत हो रही है। राजेश राम या विश्वनाथ राम में से किसी एक को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सासाराम की लड़ाई क्या है, आप सबको पता है। अब देखिए महाराजगंज एक सीट है। महाराजगंज पहले आरजेडी का होने वाला था, अंतिम समय में महाराजगंज को कांग्रेस के खाते में डाल दिया गया। अब महाराजगंज की सीट कांग्रेस क्या सोच कर ली है, ये मुझे भी पता नहीं चल रहा है, जबकि महाराजगंज में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा आधार वोट बैंक नहीं है। हालांकि विजय शंकर दुबे कांग्रेस से वहां से विधायक हैं, लेकिन वो आरजेडी के समर्थन से वहां विधायक बने हैं। बिल्कुल। विजय शंकर दुबे मांझी से भी विधायक थे जब कांग्रेस के वो खाते में वो सीट थी। तो इन दोनों को कागजी आंकड़ों को देखकर मुझे लगता है कि विधान लोकसभा में वो सीटें ली गई हैं, लेकिन वहां कोई कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं है। विजय शंकर दुबे हैं, उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, हालांकि वो विधायक हैं। तो लेकिन लोकसभा की लड़ाई जब लड़नी होगी तो जिस विधानसभा की लड़ाई और लोकसभा की लड़ाई में अंतर होता है। विजय शंकर दुबे को चुनाव लड़ना है, वो मान रहे होंगे कि मांझी में और महाराजगंज में दोनों जगह वो विधायक रहे हैं, तो इसलिए उनकी पकड़ होगी। लेकिन महाराजगंज की लड़ाई इतनी कमजोर नहीं है, वहां उसे कहा जाता है कि बिहार का चित्तौड़गढ़ में से एक है वो। तो ऐसी स्थिति में वहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, जो 2 बार के सांसद हैं, इस बार फिर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के लिए माना जा रहा है कि वहां अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह भी आ सकते हैं चुनावी मैदान में उतरने। तो ऐसी स्थिति में महाराजगंज को लेकर क्या होगा, आरजेडी के जो प्रत्याशी थे रणधीर कुमार सिंह, जो पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं, उनके भी वहां टिकट लड़ने की संभावना थी। वो पिछले 5 सालों से मेहनत भी कर रहे थे, चुनाव हारने के बावजूद वो क्षेत्र में लगे हुए थे। तो अब वहां भीतरघात की भी संभावना है। वैसी स्थिति में कांग्रेस महाराजगंज में कैसे चुनाव लड़ेगी। 98 के चुनाव में जब एक बार हुआ था, तब महाचंद्र प्रसाद सिंह वहां प्रत्याशी थे कांग्रेस के, और उन्होंने फाइट दी थी। नो डाउट 98 के चुनाव में महाचंद्र प्रसाद सिंह ने बहुत अच्छी लड़ाई दी थी, लेकिन तब उसमें महाचंद्र प्रसाद सिंह का व्यक्तिगत
छवि भी था। महाचंद्र प्रसाद सिंह एक जुझारू नेता थे और आरजेडी कांग्रेस के कॉम्बिनेशन में जब वो लड़ाई लड़ी गई तो वहां एक चुनावी टक्कर हुआ, लेकिन उसमें भी 2.25 लाख के मतों के अंतर से 2 लाख के मतों के अंतर से प्रभुनाथ सिंह ने उन्हें हरा दिया था। तो जहां मतों का अंतर इतना है, वहां महाराजगंज, जहां कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है, वहां चुनाव लड़ने जाना, और जहां पूर्णिया, औरंगाबाद, बेगूसराय और सुपौल में जहां आधार मत है वहां से हट जाना, ये समझ से परे है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि लालू यादव ने कांग्रेस को ऐसे जाल में फंसा दिया है कि बिहार में वो लड़ने के लिए तो 9 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन चुनावी सफलता कितना मिलेगा इसमें संदेह है। तो राकेश जी के चुनावी विश्लेषण से ऐसा लगता है कि लालू यादव ने कांग्रेस की हार की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। जहां कांग्रेस नंबर के गेम में फंस गई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी जनाधार वाली सीटों को भी खो चुकी है। अब आगे फैसला क्या होता है, जो उम्मीदवार है वो कितना टक्कर दे पाते हैं, आप इसका इंतजार कीजिए। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए।